क्लास रिकॉर्ड हो रही थी आपकी, बट कुछ कारण से वो हट गई, ठीक है, आवाज़ नहीं थी उसमें। खैर हम लोग देखते हैं, अच्छी बात है मैं समय पे देख गया था, वरना पूरी क्लास में जाती रिकॉर्ड आवाज़ ही नहीं रहती। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। 15,000 MCQ की हमारी सीरीज़ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और एक बार वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि समय कम है। 4 बजे आपकी क्लास जानी है, इस वक्त 3:30 हो रहा है, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा देर जाएगा, बट टाइम पे जाएगा, मतलब थोड़ा आधा घंटा देर जाएगा, पर कंटेंट पढ़ा लेंगे भाई। टाइम थोड़ा सा देर भले हो जाए, बट काम अपना हो जाए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा कंटेंट पे। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना प्रतिशत था, मतलब अब देखो गुप्ता पीरियड में होता क्या था। पहले यहाँ पे देखो मैंने बताया है कि गुप्ता पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था, रेट कितना था, वो 1/6 था। यही प्रोडक्शन का लिया जाता था, 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इतना ही मौर्य पीरियड में भी देखोगे अर्थशास्त्र में लिखा गया, इतना ही लिया जाता था। इस ड्यूरेशन में गुप्ता पीरियड में उद्रंग और भागकर नामक 2 लैंड टैक्सेस लिए जाते थे, ठीक है। सिंचाई कर भी इस ड्यूरेशन में लिए जाते थे। आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया कि भाई अपृहत क्या था। अपृहत किस टाइप की लैंड थी, ध्यान देना। ये क्या फॉरेस्टेड लैंड थी, फॉरेस्टेड जोती हुई लैंड थी, फॉरेस्टेड लैंड ऐसा जिसपे खेती नहीं की जाती है, मतलब वगैरह वगैरह 4 ऑप्शंस थे। आपको बताना है किससे संबंधित था। तो भैया इसका आंसर तो आप बता दो, उपज का 1/6, ठीक है, 1/6 इसका वो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, अब आगे हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। तो अभी हम लोगों ने लैंड टैक्सेस देखा, यहाँ पे लिखा विदग्ध भागम, भाग क्या था, लैंड टैक्स था। हिरण क्या है, हिरण के बारे में आप मौर्यंस पीरियड में पढ़ोगे। मौर्यंस पीरियड में लिया जाने वाला एक कैश टैक्स था, ठीक है, एक नकदी टैक्स हुआ था, ये मौर्यंस पीरियड में लिया जाता था। उद्रंग के बारे में अभी हमने देखा है, उपरनिका। तो ध्यान देना है कि जो विदक भाग या उदक भाग, ये 2 टैक्सेस लिए जाते थे, सिंचाई करते, ये इरिगेशन टैक्स थे जो कि गुप्ता पीरियड में लिए जाते थे। गुप्ता पीरियड में यह लिया जाता था। क्लियर बात, ठीक है। और मोबाइल में मैंने थोड़ा सा इंग्लिश के कंटेंट खोल दिए हैं ताकि जो इंग्लिश के टर्म्स आएंगे वो कर लेंगे। बहुत, क्योंकि कुछ लोगों को दोस्तों को दिक्कत आ रही थी। तो ये था कि इरिगेशन टैक्स को क्या कहते हैं। तो इरिगेशन टैक्स को क्या कहते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामंतवाद के ऊपर क्वेश्चन था। अब इसमें कथन कारण की व्याख्या करता है, नहीं करता, स्क्रीन पे भले दिख रहा है, बट आपको बताना रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन की मैं समझाता हूँ। देखो हुआ क्या था, सामंतवाद का जो विकास है गुप्ता पीरियड में देखोगे कि लैंड ग्रांट पे बहुत ज़्यादा दिया जाता था। तो चूंकि लैंड ग्रांट पे दिया जाता था, इसके लिए क्या है कि कुछ मध्यस्थ भूस्वामी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सामंतवाद तो यही है कि भैया ये इकोनॉमिकली बहुत सशक्त होते थे, इनके पास खुद की कुछ छोटी मोटी आर्मीज हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी। तो गुप्ता पीरियड की कृषक संरचना की मुख्य विशेषता थी, क्योंकि लैंड ग्रांट दिए जाते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनिशियली ये बेनिफिट भी करती थी, प्रोडक्शन होता था, राज्य को हस्तक्षेप करना नहीं पड़ता था, बढ़िया प्रोडक्शन होता था। बाद में इसमें थोड़ी मोड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, जो दिक्कत स्टार्ट होती है वो हम लोग अभी समझेंगे, देखेंगे। कह रहा कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग आश्रित वर्ग अस्तित्व में आया। तो भाई आएगा ही ना। अब सोचो, जो ये सामंत होते थे खुद थोड़ी करते थे, ये क्या करते थे, करवाते थे। लैंड पे डायरेक्टली वर्क नहीं करते थे, लेकिन लेते यही थे पूरा रुपया उसका मैक्सिमम। कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं करता है, इसको आप लोग खुद समझा देना। अगला एक वारंगल के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वारंगल निम्नलिखित में से, ठीक है, वारंगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है वारंगल के संदर्भ में। देखो कह रहा है कि 3री शताब्दी में वारंगल आज के तेलंगाना वाले बेल्ट में पड़ता है। अब देखो जिसको नहीं याद आएगा वो ऐसा वार वर्ड ना, वार होता तो क्या होता था पहले समय कि भाई आयरन के टूल्स यूज किया जाते थे, इसमें आयरन के हथियार, आयरन के टूल्स यूज किए जाते थे। तो वारंगल से क्या हुआ है, एक्चुअली है भी यहाँ से लोहे के यंत्र और उपकरणों की प्राप्ति हुई है। वारंगल वाला बेल्ट जो है वहाँ से आयरन ओर्स की प्राप्ति भी होती है। तो इसका आंसर यही है। एक वर्ड यहाँ पे कोसीय शब्द का प्रयोग किया गया है किस चीज के लिए। 2008 में क्वेश्चन आया था, तब से दोबारा रिपीट नहीं किया है, मेंस में क्वेश्चन आया था। कपास के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए या रेशम के लिए। तो कोसे, देखो कोशीय जो टर्म्स था, हमेशा समझना कि कोई टर्म्स दिया था ना तो उस समय अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जैसे रेशम रूट का, सिल्क रूट का अपने नाम सुनते हैं, रेशम के लिए इस टर्म्स का यूज करता है, ये दिमाग में रखना है। आगे आएंगे, यहाँ पे एक हूड़ शासक है, हूड़ शासक का नाम क्या है, मिहिर कुल।
मिहिर कुल। मिहिर कुल को 2 भारतीय शासकों ने हराया हुआ है। एक गुप्त शासक है जिनका नाम है नरसिंह गुप्त बलादित्य। क्लियर बात? एक गुप्त शासक है जिनका नाम है नरसिंह गुप्त बलादित्य, और एक मालवा नरेश है यशोधर्मन। मालवा नरेश है यशोधर्मन। देखो शशांक के बारे में आप हरियंक डायनेस्टी के बारे के समय पढ़ते हो। राजसी इनकी बहन का नाम था हर्षवर्धन का। छलपूर्वक शशांक ने उनकी जीजा को निपटा दिया था। बाद में इन लोग की लड़ाई भी होती है। इनकी हर्षवर्धन के बड़े भाई थे प्रभाकर वर्धन की। तो प्रभाकर वर्धन और शशांक तो नहीं होगा, इन लोगों को तो काट दो। ठीक है, प्रभाकर वर्धन गए थे लड़ाई करने, हुड़ों का बेहतरीन वो हुड़ आक्रमण का प्रतिरोध भी किए हैं, रोके हैं, लेकिन इसी बीच घटना मिलती है कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है, तो ये आक्रमण बीच में छोड़ के चले आते हैं प्रभाकर वर्धन। तो ये तो टिक मत करना आप लोग। आंसर इसका यशोधर्मन। आंसर इसका यशोधर्मन। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेट इट। कहाँ पे? इन चाइना, ईरान, इंडिया। तो इंडिया में। आप भाई महाभारत पीरियड के बारे में सुनते हो, तो महाभारत पीरियड में भी क्या है, इसका नाम सुनते हो, चतुरंग नाम था इसका, शकुनी भैया यही तो पूरा खेले थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी ने 1998 में पूछा हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? ठीक है, तो एनसीएन देखिए, जो सांख्य दर्शन है, ध्यान देना, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के को प्रतिपादित करने में जिसकी भूमिका है वो कौन है? वो कपिल मुनि है। हम षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो षड दर्शन में पहला दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। सबसे ओल्डेस्ट दर्शन यही है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऋषि गौतम के द्वारा। ठीक है, न्याय दर्शन को ऋषि गौतम के द्वारा। उत्तर मीमांसा और इनके बारे में आप चाहो तो बता भी सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे, ये कपिल द्वारा हो गया। योग दर्शन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, योग दर्शन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, इसको बताइए। पतंजलि है, जैमिनी है, गौतम है और शंकराचार्य। गौतम के बारे में बताया कि भाई इनका संबंध किससे है? न्याय से संबंध है। शंकराचार्य जी के बारे में भाई आप ही बता दो। देखो शंकराचार्य जी के बारे में मतलब शंकराचार्य जी का किससे संबंध था, ये आप एक बार कमेंट करो। बहुत बार, ये केवल एक बार क्वेश्चन नहीं आया। आप देखो यूपीपीएससी 1997 में आया, फिर कई बार और भी रिपीट किया हुआ है, 2007 में आया है, मतलब मैक्सिमम टाइम इसको रिपीट किया है। तो देखो यहाँ पे पतंजलि का जो संबंध है, महर्षि पतंजलि का जो संबंध है, यही फाउंडर है योगा दर्शन के। योग दर्शन के फाउंडर कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि वाले बाबा नहीं है, अब याद करो, इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि महाभाष्य के लेखक जो कि पतंजलि है। ये तो पीटी में डायरेक्टली बता दिया कि भाई महाभाष्य के लेखक कौन है। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन आपको एक तो ऊपर हमने देखा कि योगा की इन्वेंटर कौन है, ये तो आप लोग को। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे कोई बताएगा क्या कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे यही बता दो। इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है यदि मनाना 21 जून, 21 जून को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। ठीक, अच्छा, ये कह रहा है कि किसके समसामयिक थे, किसके ड्यूरेशन में समसामयिक थे, मतलब किसके समय में ये रहते थे। तो देखो जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग जो है, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, शुंग डायनेस्टी पढ़ लिया है। उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, पुरोहित थे। 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया हुआ है इनके लिए। तो ये तो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखना, ये एक विवादित क्वेश्चन रहा है। नव्य न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, संस्थापक कौन थे? 4 नाम लिखा है इसमें, श्री रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर और उदयन, ये 4 नाम लिखा है। अब देखो एक बुक है जिसका नाम है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि एक बुक है जिसको नव्य न्याय दर्शन का मेन सोर्स माना जाता है, नव्य न्याय दर्शन का। और कुसुमांजलि नामक इस बुक की जो रचयिता हैं वो उदयन है। पेपर में कुसुमांजलि पे भी सेपरेट क्वेश्चन दे सकता है, तो कुसुमांजलि को दिमाग में रखना है। तो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए उदयन को, अगर बहुत नियरेस्ट जाओ। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जो ये कहते हैं गंगेश को मानते हैं नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक के तौर पे। ये एक विवादित क्वेश्चन था, 1995 में आया था, फिर से दोबारा नहीं आया, 30-35 साल बीत गए। तो ये दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं
और जाते रहते हैं। अगला है न्याय दर्शन का प्रचारक को प्रचारित किसने किया? भैया ये तो आप लोग कर लोगे, गौतम ने। यहाँ पे देखो कुछ दर्शन लिखे हैं और मोक्ष प्राप्त करने के उनके तरीके लिखे हैं, ध्यान देना। अब बहुत सिंपल ही तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, न्याय दर्शन लिखा हुआ है, इस एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ न्याय दर्शन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं उन तरीकों के बारे में चर्चा किया गया है, उसको मतलब कॉलम बेस्ड बताया गया है। अब हम लोग ध्यान देते हैं न्याय दर्शन के बारे में। अच्छा, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय में आपको कब मिलेगा? जब आप तार्किक चिंतन करोगे। जैसे आपको मैं जज बना दूं, आप बहुत लॉजिकल सोचोगे, एक पक्षीय नहीं सोचोगे, तभी तो आप बेहतरीन जज बनोगे। तो सोचो केवल ऐसा। तो न्याय दर्शन का संबंध आपको हो गया तार्किक चिंतन से, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको, लॉजिकल थिंकिंग से। सिंपली हो गया, यानी ए का क्या हो गया, ए का 4 हो गया। ए का 4 जैसे होगा, आप देखो आपको आंसर मिल गया बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया, ठीक है। बी नंबर राइट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है भाई? सांख्य दर्शन बचा है, वेदांता बचा है। आंसर पे आओ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे आओ। एक्सप्लेनेशन पे आओगे तो यहाँ पे फिलॉसफीज लिखी हैं, दर्शन लिखे हैं। यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं, मेथड ऑफ, ठीक है, अचीव सॉल्वेशन, तो वो लिखा है। न्याय दर्शन के बारे में हमने तार्किक चिंतन किया। मीमांसा वैदिक अनुष्ठान करना, परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, ये मानता है वैदिक अनुष्ठान करना। जो सांख्य दर्शन है ये क्या कहता है? ये कहता है कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, जानना है, जो रियल नॉलेज है उसका अभिग्रहण, ठीक है, की बात करता है। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है, नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात करता है। यहाँ पे षड दर्शन के बारे में लिखे गए जो 6 फिलॉसफीज हैं। न्याय दर्शन के बारे में हमने देखा गौतम के बारे में, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि देखा। उसमें 2 और लिखा था पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा वो जैमिनी का है, ठीक है। इसके बाद से जो उत्तर मीमांसा जिसको हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं, ये वादरायण का है, ये दिमाग रखना है। योग दर्शन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके, पतंजलि का है। वैशेषिक कणाद मुनि का है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ध्यान देना है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत आपका किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो जो कर्म का जो सिद्धांत है वो आपका मीमांसा से संबंधित है, ठीक है, मीमांसा से संबंधित है। यहाँ पे फिर से कह रहा है जो सही सुमेलित है उसकी पहचान करिए। तो न्याय किससे संबंधित है? गौतम, तो न्याय का गौतम हो जाएगा। पतंजलि का संबंध किससे है? योगा से। कणाद का संबंध किससे है? वैशेषिक से। यहाँ पे देखिए कणाद का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन जो है, जानना, तो वैशेषिक दर्शन का संबंध जो है वो कणाद से है। वैशेषिक, ठीक है। कपिल मुनि का किससे है? आप बताओ, सब बता दिए। यहां पे देखो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत कब आरंभ हुआ? 78 ईस्वी पूर्व में। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बताओ शक संवत और विक्रम संवत हम लोग मनाते किस उपलक्ष्य में है? मतलब हुआ क्या था ऐसा कि यहाँ से हम लोग 58 ईस्वी पूर्व में मान लें विक्रम संवत है और यहाँ पर मान लें हम लोग 78 संवत है। और बताओ इस विक्रम संवत और शक संवत में से कौन सा हम एक्सेप्ट करते अपने राष्ट्रीय पंचांग में? हम लोग कौन सा एक्सेप्ट करते हैं? और जो एक्सेप्ट करते हैं उसको किस तारीख को अपनाए थे? ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है ऑलरेडी। इसके बारे में पीवाईक्यू चर्चा में डिस्कशन भी किया गया था। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने ईयर का गैप है? भाई यहाँ पे बीसी की बात किया है, तो अगर हम लोग ये 0 मान ले तो विक्रम संवत कहीं यहाँ होगा 58 बीसी, ठीक है, और शक संवत कहीं यहाँ होगा 78। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? इतना बड़ा अंतर, यानी दोनों क्या होगा? ऐड होगा ईयर। तो 58 और 78, 58 प्लस 78, इतना इनके बीच में क्या है? इतने ईयर का इनके बीच में डिफरेंस है। गुप्त शासक, गुप्त सन आपका 319 में स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्या श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त काल की स्थापना हुई थी तो हुआ था? ऐसा नहीं है, ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। अब एक चीज समझो, श्रीगुप्त ने भले ही गुप्त काल की गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी थी, लेकिन उसके सामने चंद्रगुप्त, ध्यान देना है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के अवसर पर हम लोग इसको मनाते हैं गुप्त काल, ठीक है, 319 को मानते हैं। भारत में मुस्लिम शासन का युग कर 1192 से शुरू हुआ, तो ये भी सही बात है, 1192 से हुआ। अब देखो क्यों बोल रहा है? MG यानी मोहम्मद गोरी ने T1 की लड़ाई लड़ी, यानी तराइन 1 की लड़ाई लड़ी, और T2 की लड़ाई लड़ी, यानी तराइन 2 की लड़ाई लड़ी। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ।
T1 की लड़ाई वो हार जाता है और T2 की लड़ाई वो जीत जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। T1 मतलब तराइन फर्स्ट 1191, T2 मतलब तराइन द्वितीय 1192। अच्छा, इस पूरी घटना को एक बुक में लिखा गया है, चंद्र बरदाई की वो बुक है। बताओगे नाम क्या आप लोग? बता दो तो बढ़िया है। कह रहा कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, क्या था? 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं, आपको बताना है कि चंद्रवंशी जो लोग हैं उनका मूल स्थान क्या था। ठीक है, एक सेकंड में टाइम देना मुझे, थोड़ा मैं इंग्लिश वाला आगे बढ़ जाना, तो इंग्लिश वाला छूट जा रहा है, पीछे छूट जा रहा है। कोई नहीं, हम लोग सब समझते चलो, उसमें कोई दौर नहीं है। देखो, पुराण में 3 राजपूत वंशों के बारे में चर्चा दिया गया है। उनमें से एक का नाम तो आपको चंद्रवंश लिखा है, दूसरा सूर्यवंश है, ध्यान देना, सूर्यवंश में भी देखिए ना, सूर्यवंश है, और एक अग्निवंश है। ये 3 वंश है। ये मेनली जो राजपूत डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा आप खास तौर पे देखेंगे। अब देखो, प्रतिष्ठानपुर यानी आज का जो झूसी प्रयागराज वाला बेल्ट है, वहाँ पर माना जाता है इसका उद्भव चंद्रवंश का। कुछ तो प्रलय का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रलय आ गया था और इसके पश्चात ये लोग द्वापर युग में क्या होते हैं, प्रतिष्ठानपुर झूसी में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे कह रहा है चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, ठीक है, बाद में वो प्रलय हो जाता है और झूसी प्रयागराज वाले स्थान पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में मिलती हैं? हर्ष के समय एक चीनी यात्री भी आया था, उसका नाम बताओगे? चीनी, वो वाला। ठीक, अब देखो, हर्ष के समय हमको पता है कि बाणभट्ट क्या था, दरबारी कवि था। तो ये भी पेपर में आ सकता है कि बाणभट्ट किसके ड्यूरेशन में दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित नाम की एक रचना रखी जिसमें महामोक्ष परिषद वगैरह के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्ष के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ हमको राज तरंगिणी में भी मिलती हैं, जो कि किसकी बुक है? कल्हड़ की बुक है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है। यहाँ से भी जानकारियाँ हमको कह रहा है मिलती है। अच्छा हर्षद भैया, अब जा, अभी इसका देखो, वैसे अब इसका आंसर के बारे में जाना है हम लोग को। अब इसका आंसर टिक करना है। अब ये हरिश्रेण है, हर्षचरित तो है नहीं, ये कट गया। कालिदास आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध समय से है, कालिदास का संबंध, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट गया। कल्हड़ की राज तरंगिणी है, आंसर इसका मिल गया बी। हर्ष की राजधानी थी, देखो हर्ष की राजधानी अपनी परिवर्तित की थी। हर्ष कन्नौज, कन्नौज के लेके हमको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, ठीक है, कन्नौज को लेके। थानेश्वरी इनकी पहली राजधानी थी, प्रथम। लेकिन जब अपनी बहन राजश्री को ये जीवित बचा लेते हैं तो राजश्री से कहते हैं भाई कि आप क्या करो, आप अपना राज्य चलाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए कॉमन राजधानी बनाते हैं कन्नौज को, ठीक है। यहाँ पे ये और इनकी बहन राजश्री दोनों लोग शासन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कहाँ पे? तो प्रयागराज, प्रयाग और थानेश्वर में। थानेश्वर इसकी प्राइमरी वो थी। महामोक्ष परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे प्रयाग में सुनोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है प्रयागराज की इंपॉर्टेंस, जब मैं मेंस में करा था मैंने कराया भी है कि हर्ष के समय हर 5वें वर्ष संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसको हम लोग महामोक्ष परिषद कहते हैं। 6वें वाले में शायद वेन सॉन्ग भी मौजूद था, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? यहाँ पे देखो, 6ठे समारोह में वेन सॉन्ग भी उपस्थित था। वेन सॉन्ग आया हुआ था इनके दरबार में। वेन सॉन्ग कहाँ का यात्री था? चीन का। चीन के किस वंश, वहाँ पे किस शासक ने इसको भेजा था, बता सकते हैं? किस शासक के द्वारा इसको भेजा गया था? आगे क्या करा है? अब हर्षवर्धन थे तो बहुत बहादुर, इनकी इच्छा थी दक्षिण में बढ़ो, दक्षिण में एक महान था, उसकी इच्छा थी उत्तर में बढ़ो, और बीच में एक नदी थी, ये नदी भ्रंश घाटी के सहारे बढ़ती है, नाम इसका है नर्मदा रिवर। अब बताओ इसकी ओरिजिन कहां से होती है और कहां जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, कहां पे जाके मिलती है? अब इसी नर्मदा नदी के तट पे क्या होगा? 2 महान शासकों के बीच में टकराहट होगी। उसमें से एक महान शासक का नाम है पुलिकेशिन द्वितीय, और ये जीत जाएगा, विक्ट्री, विजय मिलेगी इसको। इसकी चर्चा इस लड़ाई की चर्चा 2 जगहों से मिलती है।
ह्वेनसांग भी इसका वर्णन करता है, जो कि हर्ष के समय आया था। और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख हमको पता है, एहोल प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एहोल प्रशस्ति कहते हैं। इसमें भी इस बात की चर्चा मिलती है, इसमें भी चर्चा मिलती है। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया। आगे आइए, कह रहा है ह्वेनसांग किसके शासन में भारत आया था? चंद्रगुप्त। ये तो भाई आंसर इजीली मिल गया, ठीक है। इसने अपनी यात्रा को पे एक बुक लिखी जिसका नाम है सियूकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सियूकी के बारे में क्वेश्चन आया था। हर्ष के दरबार में जो ह्वेनसांग आया था, कह रहा है एक दूत के रूप में, किसने भेजा था? तो देखो वैसे तो ये चीन का था, जब ये चीन का था तो वहाँ पे एक शासक थे जिसका नाम है ताई सुंग, जिसका नाम है ताई सुंग। ये तांग वंशीय शासक थे, तांग वंशी शासक। इनके आदेश की अवहेलना करते हुए भारत आए थे। इन्होंने भेजा नहीं था, इन्होंने बोला था कि भैया कोई बाहर नहीं निकलेगा साम्राज्य के, विदेशी यात्रा पे प्रतिबंध था, वेस्ट में निकलना ही नहीं था, लेकिन विरोध करके निकल गए। हालांकि बाद में ये खुश हो जाता है, इनको सजा वजा नहीं देता है, ठीक है। अभी तक लिखा है 629 में इन्होंने प्रस्थान किया था। अच्छा, जब ये भारत आता है ह्वेनसांग, तो वो नालंदा में जाता है और 1.5 ईयर तक यहाँ पे पढ़ाई करेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पे योग शास्त्र की शिक्षा लेंगे, ठीक है। एक बार और भी ये वापस नालंदा लौट के आते हैं, यानी 2 टाइम आते हैं नालंदा। पेपर में आया है साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया, तो आ सकता है ह्वेनसांग के ऊपर भी, तैयार रहना, ठीक है। कह रहा है चीनी लेखक भारत का उल्लेख इंडिया के बारे में किस नाम से उसको पुकारते हैं, ठीक है। फोको की, यिंतु, सी यू की, सिंकिया पोनो, ई तो नाम है भाई, ठीक है, माथा पक जाएगा नाम पढ़ते पढ़ते, बट इसका नाम था यिंतु, यिंतु नाम था, यिंतु। 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखा है, भारत आने का उनका ईयर लिखा है। आप सोचो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने का ईयर उनका सुमेलित नहीं है। एक तो जो क्वेश्चन दिया पहले वो समझो आप लोग, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि रह गई थी जिसकी वजह से इसको दिक्कत में आ गई थी क्वेश्चन, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन सही हो गए थे। अब देखो फाहियान 319 से 414 के 399 से 414 में भारत नहीं रहा है, 399 में वो चला था, जानना 399 में वो चीन से चला था, भारत वो पहुंचा था 402 में, 3 साल लग गए थे भारत आने में, ठीक है। तो धीरे धीरे नदिया के पार होती है, तो 402 फाहियान मतलब धीरे धीरे आते। तो आंसर तो ये गलत है, ए नंबर ऑप्शन गलत है। ह्वेनसांग 629 to 624 राइट आंसर है, सही है। इतसिंग देखना, इतसिंग के बारे में, इतसिंग बहुत पहले आया था, 670 मतलब बहुत लंबे समय तक रहा है, 671 में ये आया था और 695 में रहा है। लगभग ये भारत में ध्यान देना है 25 ईयर के करीब में रहा है, 25 साल तक ये भारत में रहा है। इतसिंग जाने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है। ये 80 नहीं है, ये 70 की ड्यूरेशन, मतलब 80 की ड्यूरेशन नहीं, 70 के समय था, 670 के अराउंड, 671 वगैरह में, तो गलत ये भी है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या सकता है, भैया कुछ भी हो इनका ऑर्डर तैयार कर लो आप लोग। पता क्या चला है, फाहियान 402 में ही आए हो, तो फाहियान तो पहले आ गए, फाहियान के बाद से ह्वेनसांग आ गए, ह्वेनसांग किसके समय में आ गए, हर्ष के समय में आ गए, फिर इतसिंग आ गए, FHI, फिर उसके बाद से अल मसूदी, अल मसूदी, ये ऑर्डर हो गया। पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। किस किस कहाँ के निवासी थे ये तैयार कर लो तो और बढ़िया बात है, किस किस समय भारत आए थे ये तैयार कर लो तो उससे भी बढ़िया बात है। आते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक, 2020 में। अब देखो यूपीपीसीएस के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देता है जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो, मतलब लगे भाई ये तो सुने ही नहीं है कभी यार क्वेश्चन, मतलब एकदम नहीं सुने, वो दोनों स्टेटमेंट से होता है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ गया तो, जैसे ये क्वेश्चन मैं इसी तरीके से सही किया था, मुझे भी नहीं आ रहा था। मुल्तान के सूर्य मंदिर के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा था और एक सांबपुर यात्रोत्सव यानी सांबपुर जो यात्रा निकलती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। मुल्तान के सूर्य मंदिर के बारे में कहता है कि इसके बारे में कई सारे हिस्टोरियंस ने बताया है। जिन हिस्टोरियंस के बारे में कहता है उसका नाम देखता है ह्वेनसांग।
आबूज ईद, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इन 4 हिस्टोरियंस के बारे में बोलता है कि भाई इन्होंने बताया हुआ है। सांबपुर महोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो बिल्कुल ये जो यात्रोत्सव है ये सूर्य पूजा से संबंधित था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। ये कोई बोलेगा सही नहीं है भैया, 4 धाम स्थापित किए। ये देखो इधर 4 मठ, ये पीटी में सेपरेटली क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक। आप कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक में श्रृंगेरी, द्वारका जाओगे गुजरात, ठीक है। इसके बाद से उत्तराखंड जाओगे तो ज्योतिर्मठ, ठीक है, जोशीमठ या UTT उत्तराखंड। इसके बाद से आप ये हो गया। पूर्व में जाओगे आप लोग तो पुरी पड़ जाता है उड़ीसा में। तो ये तो 4 मठ हो गए, 4 हो गए भाई। पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला तो गलत नहीं है, पहला सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। भैया आप जब ये मठों की स्थापना करोगे तो ये हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे ना, और हिंदू धर्म का उत्थान होगा तो जैनिज्म और बौद्धिज्म, ठीक है, पीछे आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। केरल में इनका जन्म हुआ था, यहाँ कहीं लिखा भी होगा शायद, केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो भैया वेदांत का तो प्रसार किया ही है, ठीक है। वेदांत क्योंकि लॉजिकल था, अद्वैत जो वेदांत था, ठीक है, इनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से हम लोग जानते थे, तो वेदांत का प्रसार किया था। इन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया था। ये स्टेटमेंट इनके संदर्भ में सही नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 4 पर्सनालिटीज है, रवि कीर्ति, भवभूति, हरिषीड, डंडी। सुमेलित करना है। अब देखो हरिषेड, हर्ष से हरिषेड को कभी मत करो, कभी जो बहुत आसान होता है वही गलत होता है। यहाँ से हर्ष को हरिषेड मिलाना बड़ा आसान था, लेकिन यही गलत है। हर्ष के दरबार में वाण भट्ट रहते थे, ठीक है, ये नहीं रहते थे। हरिषेड किसके ड्यूरेशन में? हरिषेड ने प्रयाग प्रशस्ति, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ पे ये लेके आई गई है, तो ये अकबर उठा के लेके चले आए थे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इसके रचयिता हैं समुद्रगुप्त के बारे में इसमें जो बातें वो लिखी गई हैं, ध्यान देना है। हर्ष के दरबार के कवि कौन थे? वाण भट्ट थे, ये तो मैंने पहले बता दिया। दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है। सिंह क्या नरसिंह, वो दंड तो देगा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा कि इन्होंने हर्ष को नर्मदा रिवर के किनारे हराया था, ठीक है। ये होल अभिलेख का संबंध हमने पता है कि इसी से था। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे। यहाँ पे फिर कुछ दरबारी कवियों के नाम लिखा है। यहाँ पे दरबारी कवि अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन। पहले हरिसेन मिलाओ, अभी जस्ट पढ़ो। हरिसेन को हर से तो मिलाओगे नहीं, सी का 3 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो सी का 3 पहले काटो, पहला ऑप्शन काट दो। अच्छा आ जाओ, सी का 3 काट दिए। अब सी का अगला देखो, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको, कुछ दिन नहीं कुछ देर पहले, कालिदास। ए का 1 हो गया और आंसर मिल जाएगा क्या? नहीं, बी का 1 हो जाएगा ना, बी का हो जाएगा, आंसर तो मिल जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आगे आते हैं। आगे बाण भट्ट है, बाण भट्ट के बारे में भी अभी पढ़े हैं, कालिदास, सबके बारे में यार अभी तुरंत पढ़े, आंसर नंबर भी बताया। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, 3-5 क्यों करना। अब अगला हमारा टॉपिक आता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसको समझते हैं हम। अब तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए? 58 नंबर क्वेश्चन, हम लोग को लगता है 30 नंबर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, या 38 से स्टार्ट किया था, 29 से, ठीक है। तो हमने देखा लगभग कितने क्वेश्चन को, एक उधर हो गया, ठीक है, लगभग हमने 30 क्वेश्चन के करीब में देख लिया है। आगे आते हैं, प्राचीन भारत के स्थापत्य कला को समझते हैं। यहाँ पे क्या है बेसिकली, इसमें क्या बताया गया है,
कुछ केव्स के बारे में कि ये केव किससे संबंधित थी, हिंदू से संबंधित है, जैन से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है, तीनों से संबंधित है, किसने निर्माण कराया, राजकोटों ने करवाया है, चंदेलों ने करवाया है, कहाँ पे स्थित है वो एक केव्स। कुछ टेम्पल्स का नाम है, इस टेम्पल का निर्माण किस शासक ने करवाया, इस टेम्पल का निर्माण किस शासक ने करवाया, ये टेम्पल किस शैली में, नागर में है, ठीक है, द्रविड़ में है, बेसर में है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ये आर्ट एंड कल्चर में यूपी का आर्ट एंड कल्चर ऐसे ही आता है पीटी में, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 केव्स के नाम लिखे हैं, जो कि बोल कर रहा है कि कौन से ऐसा केव्स है जिसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफा, यानी जिसमें बौद्धिज्म से संबंधित साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। तो महाराष्ट्र का एक केव है जिसका नाम है कन्हेरी केव, कन्हेरी केव। यहाँ पे 100+ केव्स आपको बौद्ध रिलीजन से संबंधित मिलते हैं। 100+ केव्स यहाँ से बौद्ध रिलीजन से संबंधित मिलते हैं। आगे आएंगे, पेपर में रिसेंट में क्वेश्चन था आर्यक स्तंभ के बारे में, ठीक है। आर्यक स्तंभ की विशेषता कहाँ से मिलती है? तो देखो, आर्यक स्तंभ हमको होता है स्तूपा का नाम हमने सुना। स्तूपा क्या होता है कि भगवान बुद्ध या बोधिसत्वों से के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं या उनके जो कुछ उनसे संबंधित जो अवशेष हैं, उसके ऊपर एक अंडाकार आकृति बनाई जाती है, उसके चारों तरफ से, मतलब वो स्तूप की आकृति पे क्वेश्चंस मेंस में आता है, वो हम लोग देख लेंगे। बट अभी समझ जाओ कि वो हो गया आपका अमरावती स्तूप। तो अमरावती स्तूपा में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्यक स्तंभ देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे एक एलिफेंटा केव्स के बारे में लिखा। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो ये आप लोग बताओ, ये ध्यान देना, ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाए गए हैं। देखो, राष्ट्रकूट वैसे तो शैव धर्म से भी संबंधित है, इन्होंने जैनिज्म को भी खूब संरक्षण दिया हुआ है, खूब संरक्षण इन्होंने जैनिज्म को भी दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न में से किस मतावलंबी से संबंधित हैं? तो शैव धर्म से संबंधित है। राष्ट्रकूट शासकों ने यहाँ पे बहुत सारे गुफा मंदिरों का निर्माण कराया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बौद्ध गुफाएं भी देखिए, कह रहा है यहाँ से शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति की प्रतिमा प्राप्त की गई है। कहाँ से? एलिफेंटा की गुफा से। ये शायद पेपर में क्वेश्चन भी बन के आ जाएगा, सेपरेटली आया ही होगा। देखो यहाँ पे अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया कहीं, निम्नलिखित में से, ये स्टार का मतलब है रिसेंट में कहीं क्वेश्चन बन गया है, मतलब ऐसा मैंने एक पैटर्न देखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा, अभी हमने देखा भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा की निर्माण किसने किया है? तो ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अभी मैंने बताया है, देखो क्या कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्धिज्म को, जैनिज्म को, शैव रिलीजन को, शाक्त रिलीजन को। किसको? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जैनिज्म को। अमोघ वर्ष का नाम आपने सुना है? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का नाम। अमोघ वर्ष क्या है? अमोघ वर्ष के जो गुरु थे उनका नाम था जिनसेन, ये जैनाचार्य थे, ठीक है, इनके गुरु थे जिनसेन। जिनसेन की रचना आपको देखने को मिलती है पीटी में क्वेश्चन। एक आदि पुराण इनकी रचना। आज 2-3 बुक्स के नाम हम लोगों ने बहुत फेवरेट देखा। जो नव्य संप्रदाय में हमने एक बुक देखा उदयन का, वो जरूर जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे आदि पुराण, बहुत सारी बुक्स अभी हमने देखा। आ गया जो एलिफेंटा, तो राष्ट्रकूटों का हो गया। एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया? देना है एलोरा गुफा का। एलिफेंटा की गुफा, देखो राष्ट्रकूट के ना एग्रेसिव वो थे, मतलब उत्साही निर्माता थे, तो एलोरा की भी गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूटों से ही है। एलिफेंटा की भी गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूटों से है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कब? 1983 में। 1983 में इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद में स्थित है, ये तो कोई बात नहीं है। एलोरा की गुहा मंदिर किससे संबंधित है? एलोरा की विशेषता देखो, अच्छा ये चीज़ समझो, आपको इसको मतलब इजी से समझ सकते हो। एलोरा की गुहा मंदिर जो है भाई, पहले शैव थे ये लोग, ठीक है, तो भाई हिंदू धर्म से संबंधित हो गया। हमने पढ़ा ये जैनिज्म से भी संबंधित थे, तो जैन धर्म से भी संबंधित है। तो 1 और 3 मतलब सोच सकते थे अपने लोग, एलोरा राष्ट्रकूट सोचते तो मतलब गेस कर सकते थे। 1-3 कहीं आंसर में है नहीं, तो आपको 1, 2, 3 तो मानना पड़ता कि भाई दूसरा भी सही होगा। एलोरा की गुफा की विशेषता यही है कि ये तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा की विशेषता क्या है? तीनों धर्मों से संबंधित है। अब यहाँ पे कोई ट्रिकली क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम 12 जो गुफाएं हैं 1 to 12 वो बौद्धिज्म से संबंधित है। 13 to 29, 13 से 29, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब लोग क्यों गिन रहे हो? तो 7, 10, 17 गुफाओं का संबंध आपके हिंदुज्म से है।
और 30 से 34 यानी 5 केव्स का संबंध आपके जैनिज्म से है। तो अगर पूछेगा कि एलोरा में सर्वाधिक किसके साक्ष्य मिले हैं, तो हिंदुज्म की केव्स ज़्यादा हैं, फिर बौद्धिज्म की केव्स हैं, फिर आपकी जैनिज्म की केव्स है। ये मैक्स के ऑर्डर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रम के हिसाब से। तो पहले बौद्धिज्म की गुफाएं हैं, फिर हिंदुज्म, फिर जैनिज्म। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है तटीय मंदिर, मामल्लपुरम, राजराजेश्वर। ठीक है, एक बार इन सबको अरेंज करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे दिमाग में रख लेना, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजावर में है। तटीय मंदिर मामल्लपुरम, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, अब देखो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, इसके संस्थापक का नाम है कृष्ण प्रथम। ये भी एक राष्ट्रकूट शासक है। ठीक है, ये मंदिर आपकी द्रविड़ शैली में स्थित है। मेंस में क्वेश्चन बन के आता है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिर निर्माण की शैलियों पर चर्चा करें या इनमें तुलना करें, क्या अंतर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बन के आता है। ये मेंस का आप चाहो तो एक बार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि भारत की मंदिर निर्माण शैली पर चर्चा करें। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है कौन सी प्रचलित है, उसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। यूपी स्पेशल में आ सकता है। अब आ जाओ, ये इसका आंसर कैलाश है। ये आपको शैलकृत स्थापत्य का एग्जाम्पल है। शैलकृत स्थापत्य मतलब कि शैल को काट के बनाया गया है। शैल मतलब रॉक्स। किस धर्म को, ये तो बढ़ा ही दिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे? आसान सा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र। अब देखो यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखा है और किस लोकेशन पे पाए जाते हैं, ये देखना। देखो, ईंट निर्मित जो मंदिर है वो आपका भीतर गांव का मंदिर है। सही बोल रहा हूँ मैं? ए का तीन, बिल्कुल सही बात है। ईंट निर्मित, ये ईंट के चबूतरे पे बना एक मंदिर है। अब आप बताओ, ये नागर शैली में स्थित मंदिर है या ये द्रविड़ में स्थित है? द्रविड़ शैली साउदर्न इंडिया में पाई जाती है, नागर शैली नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। अब आ गया, दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, भूमरा सेमरंग भूमरा, याद है आपको? शिव मंदिर कहाँ पे है? सी का 4। आप ऐसे भी गेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर? आते हैं, आरओ में क्वेश्चन दिया है कानपुर के भीतर गांव मंदिर के बारे में। अबर स्थापत्य के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बन के आता है GS 5 में। ये बात आप लोग जरूर लिख दो। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन स्थापत्य हेडिंग डालो, उसमें एक डाल दो हेडिंग बहुत प्यारा सा, भीतर गांव मंदिर। एक्सप्लेन कर दो क्या लिखा है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में बना था। ये मंदिर ईंट के चबूतरे पर निर्मित है। इसका मुंह पूरब के साइड में है। गर्भगृह पे एक पिरामिडाकार शिखर है। नागर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, द्रविड़ शैली का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? तो साउथ में पाया जाएगा। ठीक है, हालांकि उड़ीसा के बेल्ट में जो मंदिर पाए जाते हैं उसमें दोनों के साक्ष्य पाए जाते हैं, वो बेस्टर टाइप के हो जाते हैं। भीतर गांव का मंदिर द्रविड़ का एग्जाम्पल होगा क्या? अरे हाँ या ना? ये तो नहीं होगा। कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, ओशिया मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये आपका ध्यान देना है, आपका द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, अब सोचो खजुराहो वाले बेल्ट पे शासन कौन कर सकता होगा? तो चंदेलों का शासन था उधर मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में। चंदेल ने ही क्या किया है? कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया है। कंदरिया महादेव के मंदिर बताता है कि ये शैव धर्म के पोषक रहे होंगे। ठीक है, खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू और जैन दोनों से। ठीक है, इसमें हिंदुज्म के मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, बेसिकली खजुराहो में जो मंदिर है ना वो हिंदुज्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ पे कुछ साक्ष्य, कुछ मंदिरों के साक्ष्य जैनिज्म से भी संबंधित पाए गए हैं। ठीक, इसके लिखा है हिंदू और जैन दोनों से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप लोग। खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है मातंगेश्वर मंदिर। मातंगेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से कह रहा है किस देवता को संबंधित है? ठीक है, विष्णु को, सूर्य को, भगवान शिव को, माता पार्वती को। इनमें से 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मातंगेश्वर मंदिर क्या है? नागर शैली का एक मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल तो नहीं है, राजेंद्र चोल के मंदिर हम लोग देखे हुए हैं, सूर्य मंदिर नहीं है। मतलब ठीक है, कृष्णदेव राय, अशोक नहीं, अशोक में हम लोग कभी सुने ही नहीं है। अब चाहे कृष्णदेव राय होगा या नरसिंह देव वर्मन होगा, इसके आंसर है नरसिंह देव वर्मन। कोणार्क के शिव मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अच्छा, कोणार्क का सूर्य मंदिर न्यूज में भी था, इसको कहीं नामित किया गया, आप लोग बताएंगे क्या? अब आते हैं 16 नंबर कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? यानी उड़ीसा में मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, बट वो नष्ट होने के मतलब छीड़ हो गया है। बट अभी जो लिंगराज मंदिर है, ध्यान देना है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, ठीक है, ये नागरसली में स्थित है, ये सबसे ऊंचा मंदिर वहाँ का है। पेपर में क्वेश्चन भी बन गया कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऋषि में है, भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा मैंने पहले बता दिया कि बेसिक जो मंदिर पाए जाते हैं वो नागरसली के मंदिर हैं, मैक्सिमम मंदिर नागरसली में है। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में, इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे हम लोग क्लास रुकेंगे क्योंकि क्लास के अपलोड करने का टाइम हो गया, ऑलरेडी लेट हो गया है, तो क्लास कर लेते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने कर लिया, 30 क्वेश्चन पहले किए हैं, तो 50 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, अभी जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं वीडियो, नहीं तो देर हो जाएगा।